तो दोस्तों पिछले हफ्ते ही ताइवान ने चाइना से युद्ध की संभावना को देखते हुए चाइना की दिशा में एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया और चाइना को दिखा दिया कि वो एक संभावी युद्ध के लिए कितना तैयार है। पर ताइवान और चाइना के बीच युद्ध जैसी स्थिति आखिर बनी कैसे, इसे समझने के लिए हमें ताइवान की पूरी हिस्ट्री जाननी होगी। पर उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ताइवान चाइना से 130 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी दिशा में साउथ चाइना सी में बसा एक देश है जो सन 1895 तक चाइना की किंग डायनेस्टी का हिस्सा हुआ करता था। पर उसी साल जापान ने किंग डायनेस्टी को फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर यानी पहला चीनी जापानी युद्ध जो कि 1894 से 1895 तक लड़ा गया था, उसमें हरा के ताइवान पे कब्जा कर लिया था। फिर 1912 में किंग डायनेस्टी की हुकूमत पूरे मेनलैंड चाइना से ही खत्म हो गई और चाइना की KMT यानी कुओमिंटांग नाम की पार्टी जो चिंग काई शेक के नेतृत्व में काम करती थी, उसने अपनी नई सरकार बनाई और मेनलैंड चाइना को आधिकारिक तौर पे ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दिया। उसके बाद 1921 में चाइना की अभी की CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ जो माओ जेडोंग की नेतृत्व में काम करता था। और फिर 1927 में मेनलैंड चाइना में सत्ताधारी पार्टी KMT और CCP के बीच चाइनीज सिविल वॉर यानी चीनी गृह युद्ध शुरू हो गया और इस पूरे समय ताइवान अब भी जापान के कब्जे में था। इस गृह युद्ध के दौरान ही 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 यानी दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया जो कि जापान की हार के साथ 1945 में खत्म हुआ। और हार का नतीजा ये हुआ कि जापान को अपने कब्जे किए हुए सारे इलाकों को वापस करना पड़ा जिसमें ताइवान भी शामिल था। और इस तरह 1945 में ताइवान को ROC में जोड़ा गया जहां अब भी गृह युद्ध जारी था और अब भी KMT की सरकार थी और मेनलैंड चाइना और ताइवान एक देश बन गए और ताइवान को मेनलैंड चाइना की तरह ही आधिकारिक तौर पे ROC माना गया। फिर 1939 में चीनी गृह युद्ध जो इस पूरे समय KMT की सरकार और CCP के बीच चल रहा था वो KMT सरकार की हार के साथ खत्म हुआ। इस हार के 3 नतीजे निकले। एक ये कि CCP ने चाइना में अपनी नई सरकार बनाई जिसके लीडर माओ जेडोंग बने और चाइना को एक नया आधिकारिक नाम PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दिया गया। दूसरा नतीजा ये हुआ कि KMT पार्टी के लीडर चिंग काई शेक और उनके समर्थक चाइना छोड़ के ताइवान चले गए जहां अब भी उनकी सरकार थी और वो ताइवान के लीडर बन गए। पर ताइवान का आधिकारिक नाम अब भी ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना ही रहा। और आखिरी और तीसरा नतीजा ये हुआ कि दुनिया में ऐसे 2 देश बन गए जो अपने आप को असली चाइना होने का दावा करने लगे। दोस्तों तब से ही KMT पार्टी मार्शल लॉ यानी फौजी शासन लगा के ताइवान पे हुकूमत कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र भी ताइवान की ROC को एक अकेला चाइना मानती थी, ना कि मेनलैंड चाइना की PRC को। पर सन 1971 में यूनाइटेड नेशन ने ताइवान की ROC को एक झटका देते हुए उसकी मान्यता रद्द कर दी और मेनलैंड चाइना की PRC को एक अकेला चाइना होने की मान्यता दे दी। तभी से KMT पार्टी ताइवान को मार्शल लॉ के जगह एक लोकतंत्र में बदलने की कोशिश में लग गई क्योंकि उनको लगता था कि लोकतांत्रिक देश बनने से ताइवान को ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी। और इसी कोशिश का नतीजा ये निकला कि 1996 में ताइवान में पहली बार चुनाव हुए और वो एक लोकतांत्रिक देश बना। दोस्तों ये तो हुई ताइवान की हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि दोनों देशों में आखिर तकरार किस वजह से है। तो बात ऐसी है कि जो पुराने ताइवान के लीडर्स थे वो ये मानते थे कि दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना है और ताइवान उसका हिस्सा है। पर किसकी सरकार सही मायने में चाइना की सरकार है, इस बात को लेकर दोनों देशों में सहमति नहीं बन पा रही थी। और अभी के हालात ऐसे हैं कि ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंग वेन और उन जैसे बाकी के नए पीढ़ी के लीडर्स ताइवान को चाइना का हिस्सा मानते ही नहीं हैं और दुनिया में ताइवान को अपनी एक अलग स्वतंत्र पहचान दिलाना चाहते हैं। पर चाइना अब भी ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और सालों से उसे अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत चाइना ने हांगकांग की तरह ही एक 1 कंट्री 2 सिस्टम की पॉलिसी का प्रस्ताव भी ताइवान को दिया था जिसको ताइवान ने ठुकरा दिया था। और पिछले साल जब ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने मीडिया के सामने दोबारा ये स्पष्ट कर दिया कि 1 कंट्री 2 सिस्टम की पॉलिसी को ताइवान कभी नहीं मानेगा, तब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सख्त लहजे में ये कहा कि ताइवान का चाइना के साथ मिलना निश्चित है और अगर ताइवान शांति से ये बात नहीं मानता है और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश करता है तो वो ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। बस तभी से ही दोनों देश एक दूसरे को अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कराने के लिए सैन्य अभ्यास करते रहते हैं और पिछले हफ्ते हुए ताइवान का सैन्य अभ्यास भी इसी का एक हिस्सा था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको ताइवान की अब की स्थिति के बारे में अच्छे से समझा पाया हूं। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।